हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है आप सभी को? थोड़ा सा लाइट का इशू है यहाँ पे, इसलिए मैं अपना ऑडियो वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रहे हैं, अपन सब कनेक्ट हो गए। एक बार ये कंफर्म कर दो मेरी आवाज सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ओके, तो करें सेशन अपना स्टार्ट। ओके, तो मैं राइटिंग पैड ऑन कर देता हूँ। आज हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा मैं आपके लिए। एक बार प्लीज अपना ऑडियो जो है वो ऑफ रखें आप। इवनिंग एवरीवन। आई एम फाइन, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? चलो, एक बार राइटिंग पैड कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक से शुरू करने वाले हैं, मतलब कि प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होता है। इसका एक ब्रीफ आइडिया मैं दे चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको एकदम बहुत ही स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि हमको कोई भी तरह का ना जो माइंड में एक मिथ क्रिएटेड है प्रोग्रामिंग को लेके, वो क्लियर हो जाए आज की क्लास से, ताकि हम इस पे अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सके, अपनी बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सके। तो वी आर गोइंग फॉर हेडिंग टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब आप में से कई लोगों की हमने प्रीवियस क्लास में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करी थी रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन एंड एवीडी एंड एडीबी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वो जब हमारा ये जो आज का टॉपिक है सेशन खत्म हो उसके बाद पूछ सकते हो, नहीं तो आप डाउट सेशन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग या आईडी रिगार्डिंग आप कहीं पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब हम आते हैं, सबसे पहली चीज जो यहाँ पे आपको मिलेगी, प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग क्या होता है? देखो, इसका बहुत ही बेसिक फंडा है, उसको समझने के लिए आपको ये मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, अगर आपको आइडिया लेना है कि एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, या मैं मेरा वीडियो ऑन कर देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, सो दैट यू कैन रिलेट। जस्ट गिव मी 5 minutes। इज माई वीडियो विजिबल टू यू? वीडियो विजिबल है आप लोगों को? हाँ जी भैया है। ओके, ओके, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, हम जो भी काम करते हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक नॉर्मल डिवाइस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, डिवाइस की। तो डिवाइस में दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है कर्नल। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, ये सेम हमारे ब्रेन की तरह होता है, जैसे ब्रेन होता है ना वैसे। और ये जो होता है वो हमारा हार्ट होता है, जो सारी कंट्रोलिंग करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ब्रेन ब्रेन हमको बोल रहा है कि आपको ये हाथ ऊपर करना है, ठीक है, बट आपका हाथ मूवमेंट जो कर रहा है, इस मूवमेंट को कैसे मॉनिटर कर रहे हो, ये मूवमेंट क्यों हो पा रहा है पता है आपको? क्योंकि आपका यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, पता है आपको? एक चीज आपने बायोलॉजी में पढ़ी होगी या आपने रियल लाइफ में ये चीज फील भी करी होगी। कई बार आप सो रहे होते हो और आपका हाथ कहीं नीचे दब जाता है, तो वहां पे ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है।
रुक जाता है, फिर आप उठते हो तो एकदम ऐसा लगता है कि सुन्न हो गया है और आपका कुछ मूवमेंट ही नहीं हो रहा था, ऐसे हाथ चला जाता है, ऐसे हाथ चला जाता है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था और आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपका जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, वहां पे रुका हुआ है। और ऐसा करके मत देखना, बट आप नेट पे रिसर्च करना तो आपको पता लग जाएगा कि जब किसी ब्लड का फ्लो वहां तक नहीं पहुंचता है तो जो अपनी नर्व्स होती ना, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो कनेक्ट होती है, जिनको नर्व सिस्टम कहते हैं, जिससे आप कुछ भी टच फील महसूस करते हो, अपने ब्रेन माइंड को सिग्नल देते हो कि इसका, जैसे मैं इस पर टच कर रहा हूँ, तो टच कौन करवा रहा है? ये हमारा हार्ट के थ्रू मैं इसको टच करवा पा रहा हूँ, क्योंकि हार्ट के थ्रू हमारी पंपिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहता है। ठीक है, बट ये जो कमांड है, किसने दिया कि हाथ को यहाँ टच करना है, इस जगह पे टच करना है? ये किसने बोला? ये माइंड ने कमांड दिया। और टच करने के बाद में जो मैं फील कर रहा हूँ, जैसे आप देखोगे पानी ये महसूस कहाँ होता है? ठंडा पानी है, गर्म पानी है, तो उसमें टच करते हो तो आपके सिग्नल्स जाते हैं वहां पे, तो आपको माइंड एक रिवर्ट बैक देता है इसके बेसिस पे कि तो बहुत ठंडा है, ये बहुत गर्म है, एकदम से इंस्टेंट रिएक्शंस आते हैं आपके। समझ पा रहे हो? तो हमारे बॉडी के अंदर भी दो चीजें कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं। एक जो आपके हार्ट से होता हुआ जाता है, हार्ट से सारा सिस्टम जो है आपका, हार्डवेयर प्रोसेस जो है, ये हार्डवेयर हैं सारे आपके, ये सब कंट्रोल्ड है। आप किसी भी टच फील कर पा रहे हो तो ये किसके थ्रू करवा पा रहे हो? आप हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू करवा पा रहे हो, क्योंकि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना। अगर वो सर्कुलेट नहीं करेगा तो गेम खत्म, बात खत्म, मशीन नहीं चल सकती, मशीन खत्म हो जाएगी। तो उसका सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन फिर भी चलता रहता है, लेकिन अगर सर्कुलेशन खत्म हो गया तो ब्रेन कुछ ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं कि काम करना क्या है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो ब्रेन डिसाइड करता है। तो दिस इज आवर ब्रेन। तो आप कोई भी डिवाइस की अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड ना, कोई भी डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको दो चीजें मिलेगी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा और एक उसका कर्नल मिलेगा। जो कर्नल होता है ना, वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखता है आपके हार्डवेयर से। दीज आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी भी नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे आपके कुछ टूल्स होते हैं, यहाँ एक लेयर होती है, इस लेयर को मैं बुलाता हूँ ड्राइवर्स। सुना है इसके बारे में? ड्राइवर्स होते हैं आपके यहाँ पे। ये इन ड्राइवर्स की हेल्प से आपके हार्डवेयर से इंटरकनेक्ट करता है और कुछ भी आउटपुट जनरेट करवाना है तो वो आउटपुट क्या करवाता है? जनरेट करवाता है। ठीक है, तो फिर ओएस पे ओएस और कर्नल का क्या रोल है? ओएस और कर्नल का रोल मैं बताता हूँ। ये इनपुट लेता है ओएस, ठीक है, किससे लेता है? दो चीजों से, एक तो यूजर एप्स और एक सिस्टम एप्स। एप्स क्या होती है? एप्स एक्ट्स लाइक एज एन इंटरफेस। इंटरफेस पता है आपको? जैसे मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं डायरेक्ट अपने खाते में जाके पैसे नहीं निकाल सकता, वहां पे एक बंदा बैठा होगा, उसको मुझे बोलना पड़ेगा, देखिए मेरा खाता नंबर है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, दिस इज माय आईएफएससी कोड, या जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं दूंगा, मुझे इतने रुपए निकालने हैं। तो वो क्या करेगा? हमारा काम करेगा एक इंटरफेस की तरह, क्योंकि हमको बैंक का मशीन यूज करना नहीं आता, बैंक में कैसे फॉर्मुलेशंस होते हैं वो हमको नहीं पता। हमको तो सिर्फ हमारे अकाउंट से मतलब है और अकाउंट में पड़े पैसे से मतलब है कि हमको स्टोर करवाना है या फैच करवाना है। अब आप कहोगे यार आज तो नेट बैंकिंग हो जाती तो बैंक में क्यों जाना है? मैं तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जैसे आप बैंक के अंदर जाते हो तो बैंक में आप इंटरनल जो काम हो रहा है ना वो आप नहीं करोगे, वो वहां पे एम्प्लॉय है वही करेंगे। आपको सिर्फ उनको अपना प्रॉब्लम बताना है या अपना रिक्वायरमेंट बताना है। तो वैसे ही जो एप्लीकेशन है ना, ये एक यूजर और एक मशीन के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करते हैं। कि भाई मशीन से डायरेक्ट एक ह्यूमन बात नहीं कर सकता, मैं डायरेक्ट मशीन को नहीं बोल सकता कि मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पड़ी जैसे कि फोन पड़ा है और मैं इसको बोलूँ कि भाई ये तू ये काम कर दे और ये मेरा काम कर देगा। आप कहोगे कर सकता है ना, वो कर रहा है एक सर्विस के थ्रू। ये जो अभी आप कह रहे हो ना कि आप बोलोगे और काम हो जाएगा, उसमें भी आप देखना मुझे पहले हे गूगल या हे सिरी बोलना पड़ेगा, फिर ये चीजें एक्टिवेट होती है, फिर आप जो उसके बाद में बोलते हो उसको ये लिसन करती है, लिसन करने के बाद में इस स्पीच को टेक्स्ट के डेटा में कन्वर्ट करती है, फिर उस टेक्स्ट के डेटा को अपने कोडिंग के थ्रू एग्जीक्यूशन में लाती है और आउटपुट जनरेट करती है। समझ रहे हो? बट मैं डायरेक्टली अगर बिना इस स्पीच सर्विस के या इनको बिना बोले अगर मैं इस मशीन को बोलूँ कि ये काम कर दो तो मशीन नहीं कर सकती। तो मशीन के अंदर प्री डिफाइंड कुछ एप्लीकेशंस होंगे जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को फिल कर रहे होंगे एक यूजर के फोन के अंदर। ठीक है, तो ये आपके यूजर बेस्ड एप्लीकेशन है जिनको हम बनाते हैं और ये सिस्टम एप्लीकेशन है जो आपके ओएस से डायरेक्ट लिंक होती है। ठीक है, और यहाँ पे होता है हमारा यूजर, ये हमारा यूजर है जो क्या देता है? यहाँ से इनपुट देता है और वो क्या चाहता है? आउटपुट चाहता है। ठीक है, तो इनको हम सॉफ्टवेयर भी बुलाते हैं। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का मेनली काम ही ये होता है कि यूजर से इंटरेक्ट करना, यूजर से इंटरेक्ट करना और
आगे ओएस को बोलना कि ये काम करना है, ठीक है। और इसको हम मोबाइल प्लेटफॉर्म में क्या बुलाते हैं, एप्लीकेशंस बुलाते हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐप होता है। तो कहीं आपको ऐप दिखे, सॉफ्टवेयर दिखे, तो एक ही बात है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी एक ही है। कोई कहता है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ या एप्लीकेशन इंजीनियर हूँ, तो वो एक ही बात है, वो एप्लीकेशन बना रहा है। बट मोस्टली केसेस में इसको अगर हम देखें तो लेवल क्या होता है कि अगर कोई एप्लीकेशन बुला रहा है ना, तो वो एक्चुअल में मोबाइल की बात कर रहा है। मोबाइल सॉफ्टवेयर जो बना रहा है उनको वो मोबाइल एप्लीकेशंस बुलाता है। जो डेस्कटॉप के सॉफ्टवेयर बना रहा है उनको वो सॉफ्टवेयर बुलाता है। तो कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है, दैट मींस दे आर क्रिएटिंग अ डेस्कटॉप ओरिएंटेड एप्लीकेशन। एंड अगर वो केवल एप्लीकेशन की बात कर रहा है तो वो मोबाइल एंड की बात कर सकता है। तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, बट बाकी दोनों का काम सेम होता है। और ये मैं यहाँ पे किसी की बात नहीं कर रहा हूँ कि मोबाइल है या डेस्कटॉप है, किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एक डिवाइस की बात कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर हम इस तरीके का रोल देखते हैं। तो यूजर आता है, यूजर उस ऐप उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करना चाहता है, तो डायरेक्ट नहीं यूज कर पाएगा, उसमें उसको क्या मिलेंगे, इंटरफेसेस मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, जिससे वो अपने इनपुट देगा। और ये इनपुट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये वाला जो काम है ना, ये किसके काम के अंडर आता है, ये डेवलपर्स के अंडर आता है। ये वो डेवलपर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ऐप डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। उनका काम ही ये होता है कि वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए, एक ऐसा ऐप बनाए जिससे कि यूजर इंटरेक्ट करे और ये चीज को जनरेट करे या ये चीज को आउटपुट में जनरेट करे, ठीक है। तो हमारा जो स्पेसिफिक रोल होगा वो ये होगा, ये इस पार्ट को बिल्ड करना। ये बाकी सब पार्ट को कौन बिल्ड करता है, ये जो मैन्युफैक्चर है वो कर्नल और हार्डवेयर को बिल्ड करते हैं। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, आप जैसे ओपन सोर्स कोई है, तो ओपन सोर्स में क्या होगा कि आपको उसका कोड भी मिल जाएगा, तो खुद भी बना सकते हो। कोई मुझे बताएगा ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। और ओपन सोर्स क्या क्या हो सकता है, कि केवल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है। ओपन सोर्स क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है ओपन सोर्स। कौन बताएगा मुझे? कमेंट में आप ऐड कर सकते हो। ओपन सोर्स क्या होता है पहले तो ये बताना है। देखो, आपको जो लगता है ना आपको बताना है, ताकि आप क्लियर कर सको अपने डाउट को। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आज पता लग जाएगा। और अगर आपको पता है या आपको कोई गलत पता है, तब भी आपको आंसर करना है, ताकि आप उस चीज को क्लियर कर सको, ठीक है। क्योंकि हाफ नॉलेज बहुत डेंजरस होती है, ठीक है। तो आपको पता करना है तो आप चैट में आंसर कर सकते हो मुझे, तो अपन उसको डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं इंटरेक्टिव सेशन बनाता हूँ, ताकि क्या हो ना, आपका अवेलेबिलिटी भी रहे, तो मुझे समझ में आए कि आप क्या सोचते हो। ओपन सोर्स लाइक कंपाइलर, कोई सॉफ्टवेयर जो हमारे लिए फ्री होता है, ओके। इट इज फॉर फ्री टू यूज, वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, यस वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट, अवेलेबल फॉर पब्लिक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द कोड, वेरी गुड, नो आइडिया, नो प्रॉब्लम। प्री बिल्ड रिसोर्स ऐप, द सोर्स कोड यूज एवरीवन, इट इज फ्री ऑफ यूज, ओके। फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। फ्लटर इज ऑल्सो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क, लाइनेक्स, वेरी गुड। देखो, ओपन सोर्स जो होता है ना, उसमें दो चीजें होती है। किसी और ने आंसर किया है क्या? एक बार देख लेते हैं। कस्टमाइज और अकॉर्डिंग टू नीड, वेरी गुड। तो इसमें दो चीजें क्या होती है वो समझते हैं अपन। पहली चीज तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू यूज, इसको कहते हैं हम लाइसेंस फ्री। सबसे बेस्ट तरीका है किसी को बताना है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी ओएस की हम बात करते हैं तो लाइसेंस फ्री है। आज आप क्या यूज करते हो, विंडोज यूज करते हो, तो पता है विंडोज लाइसेंस्ड है, तो यू नो अबाउट दिस। और आप जब लैपटॉप को परचेज करने जाते हो तो 2 से 3 हजार रुपए का आपका साल भर का खर्च आता है विंडोज जेन्युइन करने के लिए। आपको स्टार्टिंग में देना पड़ता है, फर्स्ट टाइम तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसके बाद साल भर के बाद में आप उसको अपन क्या करते हैं, पायरेसी करते हैं। यस, मैं भी करता हूँ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पायरेसी अलाउड है, इंडिविजुअल के लिए अलाउड है इंडिया के अंदर, लेकिन आप एक किसी लार्ज कम्युनिटी में ये अलाउड नहीं कर सकते। जैसे स्कूलों में अगर आपकी पायरेसी चल रही है तो वहां पे छापा पड़ सकता है। कोई ऑफिस है मल्टीपल, जहाँ पे 50-100 जने काम करते हैं, उन सबके लैपटॉप या पीसी प्रोवाइडेड है, उनके अंदर एक पायरेटेड अगर आप ओएस चला रहे हो तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन एज अ इंडिविजुअल हमारे इंडिया के अंदर पायरेसी फ्री है, मतलब पायरेसी इज नॉट अ क्राइम। आप बाहर जाके देखो, कई देशों में पायरेसी क्राइम है। पायरेसी का मतलब बताऊं क्या है? जैसे जिसका भाई जिसकी, क्या है, किसी का भाई किसी की जान, मूवी आई थी अभी, ठीक है। आपने वो मूवी थिएटर में ना देखे, टूरेंट से मूवी डाउनलोड करी और आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, अभी वो ऑफिशियली कहीं नहीं आई है, या तो आप डीवीडी ला के देखो उसकी, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो कहीं पे भी नहीं आई है, आप थिएटर में जाके नहीं देख रहे हो, तो जो आप देख रहे हो वो पायरेसी है, ठीक है। जैसे आप विंडोज यूज करते हो और आप में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा, नीचे लिखा हुआ था राइट हैंड साइड में, योर विंडो इज नॉट जेन्युइन,
आता है। फिर वो कहता है कि आपके लाइसेंस को अपग्रेड करवाना होगा, आपका 1 साल का लाइसेंस खत्म हो गया, आपको रिन्यू करवाना चाहिए। उसकी एक प्रोडक्ट की होती है, वो रिन्यू करवाने के लिए वो कहेगा मंथली इतना रुपया लगेगा, विंडोज बोलेगा ईयरली इतना रुपया लगेगा। बट आप क्या करते हो, नेट पे जाते हो, KMS पिको करके वेबसाइट है, मतलब सॉफ्टवेयर है, उनको यूज करते हो, बहुत सारे ऐसी सॉफ्टवेयर मिल जाती है, सॉफ्टवेयर ये क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की जनरेटर मिल जाते हैं, जिसकी हेल्प से आप उनको लाइसेंस कर लेते हो। इनिशियली करते हैं ना अपन ऐसा। तो वो सॉफ्टवेयर जिनको आपको ऐसा करना पड़ रहा है वो लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है, यानी कि वो फ्री ऑफ यूज नहीं है। उनको यूज करने के लिए आपको कुछ पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे एडोबी फोटोशॉप आप यूज करते हो, प्रीमियर प्रो यूज करते हो, तो उन सब में आपको पैसा देना पड़ता है उनको यूज करने के लिए। तो दीज आर नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ, लाइनेक्स अगर आप यूज कर रहे हो, इसलिए आप देखना ज्यादातर स्कूलों के अंदर, कंपनीज के अंदर आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलते हैं ना देखने को, वो लाइनेक्स मिलता है। उसका रीजन भी है। पहली बात तो वो आपको फ्रीडम देता है, दूसरी बात यह है कि वो लाइसेंस फ्री होता है। तो लाइनेक्स इज लाइसेंस फ्री, मैक ओएस इज नॉट, विंडोज ओएस इज नॉट। ठीक है, तो ये लाइसेंस फ्री होते हैं। और दूसरा क्या होता है, लाइसेंस फ्री तो हो गए, फ्री ऑफ कॉस्ट तो है, लेकिन ये क्या करता है, आपको सोर्स कोड भी फ्री ऑफ अवेलेबल दे देता है। सोर्स कोड यानी कि अगर जैसे कोई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना है, जो कोडिंग उसकी लगी है, जो भी प्रोग्रामिंग उसमें यूज की गई है, वो पूरा का पूरा जो उसको कहते हैं सोर्स कोड, उसका सोर्स कहां से है उसको कहते हैं सोर्स कोड, वो पूरा का पूरा सोर्स कोड आपके लिए अवेलेबल होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उसको यूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि आप उसमें अपने चेंजेस कर पाओगे, इतना जल्दी नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको R&D करनी पड़ेगी, उस OS को समझना पड़ेगा, इसको किस तरीके से लिखा गया है उसको समझना पड़ेगा, उसका फ्लेवर समझना पड़ेगा, और फिर उसके हिसाब से आप अपने फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो उसमें। तो आप देखो लाइनेक्स के अंदर कितने फ्लेवर्स मिल जाते हैं, लाइनेक्स उबंटू, देन गरुड़ा, काली, और कौन कौन से फेमस हैं, और भी है ना, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको लाइनेक्स के अंदर, बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइनेक्स जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज में आपको विंडोज के वर्जन मिलेंगे, बट आप उसमें अपना कुछ भी कोडिंग नहीं कर सकते, आपको विंडोज का कहीं कोड नहीं मिलेगा कि उसने कैसे किया है। हाँ, उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, ये तो एक पार्ट हुआ, वो गलत भी है। बट लाइनेक्स को यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, वो सोर्स कोड अवेलेबल करवाता है आपको फ्री में, तो आप उसको स्टडी करके आप अपना खुद का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो उस पर बेस्ड। तो वो होते हैं ओपन सोर्स। और केवल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी देखोगे मार्केट में आजकल क्या बन रही है, ओपन सोर्स बन रही है, ताकि यूजर उसमें कंट्रीब्यूट कर सके। जिन्होंने भी बोला ना कंट्रीब्यूट, वेरी गुड, कंट्रीब्यूट करते हैं। आप गिटहब पे देखो प्रोफाइल, उन्होंने अपना ऐप बना रखा है, प्ले स्टोर पे लाइव कर रखा है, और उन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स बना रखा है। बिकॉज दे आर लाइक कि भैया अगर मैं सोचूंगा ना इस ऐप में, तो मुझे वो चीज अचीव करने में 5 साल लग जाएंगे, जो 5 महीने में हो सकता है अगर पूरी कम्युनिटी सर्च ढूंढे एक साथ। और गूगल भी, क्योंकि एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, आपको पता है, एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देयरफॉर एंड्रॉइड इज ओपन, आल्सो ओपन सोर्स। तो आप देखना कि आपके फोन के अंदर, आप फोन चलाते हो ना एंड्रॉइड फोन, आपके भी 11 है और आपके फ्रेंड के पास में भी 11 है। ठीक है, सेम वर्जन है, एंड्रॉइड का वही वर्जन है, बट आपके आपका सैमसंग फोन है, उसके पास में MI UI फोन है, तो आप उसमें देखना एक लेयर लगी हुई होती है। सैमसंग की खुद की लेयर लगा रखी होती है One UI की, और MI ने अपनी खुद की लेयर लगा रखी होती है MI UI की। इवन आप XD डेवलपर्स पे जाओगे तो वहां पे उन्होंने क्या कर रखा है कि अगर आपको ऑफिशियल अपडेट नहीं मिलता है तो हम आपके पॉपुलर, अगर आपका डिवाइस पॉपुलर है तो हम आपके डिवाइस के लिए ऑफिशियल अपडेट निकाल देंगे, जो कि आपके डिवाइस पे चल सकेगा। क्योंकि ये ओपन सोर्स है तभी ये पॉसिबल है। समझ पा रहे हो? तो आजकल ये ओपन सोर्स वाला जो फंडा है मार्केट में चल रहा है, काफी चल रहा है। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि ओपन सोर्स होता क्या है। सबको ये ज्यादातर पता होता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका सोर्स कोड फ्री है, जिसको आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और जो भी चेंजेस करना है चेंजेस करके, अगर देखो ऐसा नहीं है कि आपको सोर्स कोड अवेलेबल है तो आप कुछ भी करके चला सकते हो। वो एक पैटर्न को समझना पड़ेगा, एक फ्लेवर को समझना पड़ेगा, फिर अपना फ्लेवर क्रिएट कर सकते हो उस पर बेस्ड। ठीक है। हाँ, इसमें एक और फेडोरा कॉमनली यूज में आ रहा है, तो फेडोरा फेडोरा इज ऑल्सो अ फ्लेवर ऑफ लाइनेक्स। समझ में आया? तो और सर्विसेज भी है। सर्विसेज कैसे, जैसे आप फायरबेस को देखो, फायरबेस इज ऑल्सो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो एक बैकएंड सर्विस प्रोवाइड करता है। देन आपका, अभी मैंने थोड़े दिन पहले देखा है सुपाबेस, कोई कई जने पूछ रहे थे ना कि व्हाट इज अल्टरनेट ऑफ फायरबेस, तो नेट पे सर्च करना सुपाबेस इज अल्टरनेट ऑफ फायरबेस। इसमें नो SQL यूज में आता है, और इसमें SQL यूज में आता है, SQL पोस्टग्री।
ये डेटाबेस है जो इसमें यूज में आता है, इसमें ये डेटाबेस यूज में आता है। ठीक है, तो ये जो सर्विसेज है, सुपरबेस इज ऑल्सो ओपन सोर्स सर्विस। ठीक है, तो ओपन सोर्स इन किसी भी रेंज में हो सकता है। जो कॉमन ओएस प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स, वो मैंने बताया आपको एंड्रॉइड है मोबाइल के लिए, और डेस्कटॉप के लिए लाइनेक्स है। ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है क्योंकि एंड्रॉइड इज बेस्ड ऑन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखोगे तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में पॉपुलर तो मुझे नहीं पता, बट बहुत सारी एप्लीकेशन है। पेड एप्लीकेशन भी है, बिल्कुल पेड एप्लीकेशन है, जिनमें उन्होंने सोर्स कोड को भले ही फ्री कर दिया, बट उनके पास में लार्ज डेटाबेस है यूजर का, तो उनको पेड भी चला रहे हैं वो। ठीक है, एंड सर्विसेज में मैंने आपको पॉपुलर बताया, फायरबेस है, सुपरबेस है। तो ये सारी चीजें क्या है, ओपन सोर्स सर्विसेज है। वापस आ जाते हैं इधर, समझ में आया आपको ये कॉन्सेप्ट? तो यहाँ पे क्या होता है, हम इस पार्ट पे अंदर है, जो हम डेवलप कर रहे हैं ना, वो ये पार्ट डेवलप कर रहे हैं जिससे कि यूजर हमारे से इंटरेक्ट करेगा, और हम किससे, उसके इंटरेक्शन से हम क्या करवाएंगे, ओएस को हमारा जो इनपुट है, हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो उनको प्रोवाइड करेंगे, और ओएस विद द हेल्प ऑफ कर्नल किससे कम्युनिकेट करेगा, ड्राइवर से, ड्राइवर के थ्रू हार्डवेयर से, और आउटपुट जनरेट करेगा। दिस इज हाउ अ फंक्शन अ मशीन रन्स ऑन अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, ये इंटरनल जो अंदर का काम है ना, वो हो रहा है, और ये अलग नहीं है कि इंसान से। आप भी लोगों से इंटरेक्ट करते हो ना, आप लोगों से इंटरेक्ट, आप कुछ चीज कर रहे हो, कुछ बोलना है, किसी को कम्युनिकेट करना है, तो आप अपना क्या कहते हैं, मुंह को यूज करते हो। किसी चीज को इनहेल करना है तो आप नाक को यूज करते हो, किसी चीज को देखना है तो आप आंख को यूज करते हो। तो ये सब क्या है, आपके हार्डवेयर है जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, इनसे इनपुट लेते हो। इनपुट लेने के बाद में वो इनपुट कहाँ जाते हैं, आपके दिमाग में। इन इनपुट, और अपना दिमाग तो इन मशीन से कहीं बहुत गुना आगे है। ये तो मिली सेकंड में चलती है, हम तो उससे भी बहुत फास्ट चलते हैं। हमको पहले ही देखते ही पता लग जाता है कि क्या होने वाला है, कहीं कहीं टाइम पे तो, और ऐसा ही होता है, होता भी है। तो हमारा माइंड तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फास्ट करता है। ठीक है, तो इसी बेस पे है, तो हमारा दिमाग क्या करेगा, समझेगा, फिर उसके बेसिस पे अगर हमको कुछ रिएक्शन देना है, तो हम किसको बोलेंगे कि भाई यार इस हाथ को चलाना है। जैसे कोई साइड से मारने के लिए आ रहा है, तो आपके आंखों ने आंखों ने रीड किया कि भाई कोई आ रहा है, आंखों ने रीड करके किसको दिया, ब्रेन को सिग्नल भेजा। ब्रेन ने क्या बोला कि देखो साइड से आ रहा है, आपको रोकना है, तो अपने हाथ को ले जाना होगा। तो ये कर्नल से कनेक्टेड है ना हैंड, तो रिएक्शन दिया इसको, तो इसको रिएक्शन देने के लिए हैंड ऊपर हुआ, और उसने जैसे ही ऐसे किया तो उसका हाथ यहाँ के रुक गया, तो मैं बच गया। कोई मारने वाला था मेरे को साइड से, बट मैंने इस तरीके से रोक लिया। समझ पा रहे हो? क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हो, तो आप क्या करते हो, रीड करते हो, बॉल आ रही है या जो भी ये चीज आ रही है, इसके बेसिस पे क्या होगा, उसके बेसिस पे आप एक प्रिएम्पशन अपने दिमाग में क्रिएट करते हो, और फिर विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब आपके जो जो इंटरेक्टिव टूल्स हैं जो आपके बॉडी के अंदर है। मैं इससे रिलेट क्यों कर रहा हूं, ताकि आपको लगे कि यार ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये वही चीज है जो डेली लाइफ में हमारे साथ होता है, वही तो हमारे सिस्टम के साथ में हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो अब होता क्या है ना, कि हम जब इंटरफेस क्रिएट करते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन, या हम क्रिएट कर रहे हैं एक सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में हम क्या करने वाले हैं, हम एक इंटरेक्शन बनाएंगे। ये हमारी मशीन होगी जो इसको एग्जीक्यूट करेगी, जिसमें उसका पूरा प्रोसेस है, जिसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में ओएस मैनेज करते हुए एग्जीक्यूट करवाएगा और आउटपुट जनरेट करवाएगा। और ये हमारा यूजर है, तो हमको यूजर से इनपुट लेना है और यहां तक पहुंचाना है। अब मशीन कहती है यार मैं आपकी भाषा नहीं समझती। मशीन क्या कहेगी, मैं तो समझती हूँ 101010 इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, अब यूजर को हम ये कह नहीं सकते कि तुम इस भाषा में बात करो, और यूजर की जो भाषा है, इंग्लिश, हिंदी, इसको कौन नहीं समझता, ये मशीन नहीं समझती है। तो हमको एक ऐसा इंटरफेस क्रिएट करना होगा जो यूजर की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसके इंस्ट्रक्शंस को मशीन तक पहुंचाए। समझ पा रहे हो? तो हम यहाँ पे जो सारा लॉजिक लगाएंगे ना, वो यही लगाएंगे। तो हमको क्या करना होगा, हम इसको भी तो साफ सुथरा रखेंगे ना। इसको साफ सुथरा क्यों रखेंगे कि भाई यार उसको बताएंगे, देख अगर तेरे को ऐसा करना है तो इस पर टैप करना, तुझे ये करना है तो तेरे को ये टैप करना होगा। ये क्लीन होगा तो यूजर हमारे ऐप में आएगा। जैसे रिमोट है, आप रिमोट के थ्रू आपके मशीन को कंट्रोल करते हो, आपके एसी को कंट्रोल करते हो, तो रिमोट का एक यूआई है कि वो कहाँ होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए। तो ये जो हम ऐप बना रहे हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है यूआई, एक होता है यूएक्स। बहुत डिटेल में जा रहे हैं अपन, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। ठीक है,
और जिससे कि आपको आइडिया लगे कि यार हम एक्चुअल में कोड करते क्यों है, मतलब ये जो हवा बना हुआ है ना, क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है, कोड लिखना होता है, तो कुछ नई चीज नहीं है। अभी मैं आपको जब बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि तो नेसेसिटी है, ये रियल लाइफ में सब जगह हो रहा है, बस तरीका अलग है, हमने उस डायरेक्शन में कभी सोचा ही नहीं, तो हमारे लिए हमेशा वो डिफिकल्ट बना रहा। जैसे अगर आप मैथ्स को लेके बैठोगे ना, तो आपको मैथ्स से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और जब तक आप उसको समझोगे नहीं ना, तब तक आपको उससे डिफिकल्ट कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा मार्केट में। क्योंकि मैं इस चीज से डे टू डे लाइफ में गया हूँ। मेरे को पहले मैथ्स खराब लगती थी, और 12th के अंदर आई वॉज द फर्स्ट वन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो मैथ्स इतनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गई, मैथ्स इतनी मेरे लिए, कह सकते हो ना कि आप जब अगर अभी भी बैठा हो ना, अगर कोई 12th का बंदा आ जाए मेरे पास में, वो बोले कि यार ये प्रॉब्लम है, तो मैं मैथ्स के प्रॉब्लम लेके बैठ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को मैथ्स करने में मजा आता है। ये मेरे को भी मजा नहीं आता था प्रोग्रामिंग में। मेरे पास में 11th के अंदर कंप्यूटर साइंस थी, बट मैंने कभी कंप्यूटर साइंस को हाथ भी नहीं लगाया। इट वाज लाइक हवा बना हुआ है कि यार कंप्यूटर साइंस होती है, सी प्रोग्रामिंग पढ़नी पड़ती है, C++, अलग अलग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, पता नहीं क्या तो वो लिखता है। क्योंकि जब हमको पता नहीं होता ना, तो सारी चीजें अलग ही लगती है। फिर जब मैं एक्चुअल में इसमें इंटरेस्ट आया, जब मैं इसके लिए पैशनेट हुआ, तो मैं उसको जानने लगा। जब मैं जानने लगा, तो मुझे पता चला कि यार ये कुछ अलग है ही नहीं, ये तो हमारी रियल लाइफ में हो रहा है हमारे साथ भी, हम भी प्रोग्राम्ड है। तो जब मैंने उस चीज को रिलेट किया ना, तो आई गॉट अ बेटर सेंस ऑफ नॉलेज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और जब मुझे नॉलेज हुई ना, तो मुझे एक ना लेयर क्लियर हो गई, मेरी ट्रांसपेरेंसी हो गई। अब मैं चाहूं जैसा कोड लिख के अपने ऐप को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और मुझे मजा आता है। मुझे जब चैलेंजेस मिलता है, जैसे मुझे मैथ्स में मिलते थे तो मुझे मजा आने लग गया था, वैसे ही मुझे जब यहाँ चैलेंजेस मिलता है, तो मुझे यहाँ मजा आने लग जाता है कि हाँ प्रॉब्लम आई है। मतलब नॉर्मली आप देखोगे ना, तो मेरे पहला जो था ना कि यार प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोड लिखा और चल जाना चाहिए। अब मुझे जब प्रॉब्लम आती है ना, तो मुझे मजा आता है कि यार प्रॉब्लम आई है, कुछ नया है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, और ये मेरे दिमाग को चैलेंज करेगा कि इसको कैसे सॉल्व करेगा तू। तो वो चीज भी आपके दिमाग में बिल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इसके अंदर। तो यूआई और यूएक्स क्या डिफरेंशिएट करता है? यूआई और यूएक्स एक ही कंपोनेंट है। तीसरा पार्ट होता है आपका लॉजिक, जो आप लगाते हो, और चौथा पार्ट होता है विच इज डेटा मैनेजमेंट, जो आप डेटा को मैनेज करते हो। ठीक है, तो यूआई यूएक्स एक तरह से सिमिलर है। सिमिलर कैसे है? यूआई क्या होती है? जो आप यूजर इंटरफेस बनाते हो। यूजर इंटरफेस मतलब कि आपका ऐप जो है वो कैसा दिख रहा है। यूएक्स क्या होता है? कि ऐप कैसा चलेगा। मुंह में मुझ जमशिक बात। ऑडियो प्लीज ऑफ करें अपना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आपके घर में ड्राइंग रूम सभी के घर में होगा। आपने सबने देखा है ना ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम होता है आपके घर के अंदर, और ड्राइंग रूम को आप इतना सजा के रखते हो, क्योंकि जो भी गेस्ट आएगा उनको आप वहीं बैठाओगे। तो ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए? सपोज दैट ये आपका घर है। ये शायद हम डिस्कस भी कर चुके हैं, बट मैं आपको वापस वो एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल मुझे लगता है टू अंडरस्टैंड यूआई इन यूएक्स। ठीक है, ये पूरा घर है, इसमें ये सबसे पहले फर्स्ट में, ये मिड में, आपके घर के मिड में, या घर के लास्ट में, कहाँ होना चाहिए ड्राइंग रूम? आप चैट को ओपन करो और मुझे बताओ। वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। मिड किसको लग रहा है? मिड। वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट, आई थिंक फर्स्ट, यस इट नीड्स टू बी फर्स्ट। मेन गेट से एंटर होके थोड़ी दूरी में। ओके, जो कि नॉर्मली फर्स्ट ही होगा, और ऑब्वियसली फर्स्ट होना चाहिए। अब हम क्यों बनाते हैं उसका रीजन समझना, देखना। आपके घर के अंदर मल्टीपल रूम्स होंगे, और पहला जो रूम होगा वो मेरा कौन सा होगा? इट हैज टू बी द ड्राइंग रूम। उसका रीजन है कि जो हमारे रूम, जो हमने रूम को जिसको सजा के रखा हुआ है, वो हमारा कौन सा है? ड्राइंग रूम है। उसको हमने सजा के रखा है, उसको हम कई बार लॉक भी रखते हैं। आपके घर में पेरेंट्स में आपने देखा होगा, वो लॉक रखते हैं। उसका रीजन क्या है? लॉक रखने का रीजन है कि बच्चे हैं घर में, वो कहीं से उसको खराब ना कर दे, तो एटलीस्ट कोई भी अगर गेस्ट आएगा, तो अगर हमारा पूरा घर खराब भी है, ये छोटे बच्चे हैं, वो मस्तियां करते रहते हैं, या हम अगर अवेयर नहीं है, कोई भी एकदम से आ गया घर में, ठीक है, हमारे गेस्ट आ गए, तो हमारे पास में एक रूम ऐसा होना चाहिए जो क्लीन हो एकदम, जाके हम वहां पे बैठा सके, और हम प्रेजेंटेबल हो कि हाँ भाई यार घर को अच्छे से रख रखा है। क्योंकि बहुत रेयर होगा कि वहां से कोई बंदा आपके घर में आएगा, बहुत रेयर। ठीक है,
अब समझना कि अगर ये मिड में होता रूम या लास्ट में होता, यूआई तो इसकी A1 है, यूआई मतलब जो आपने इसको सजाया है वो तो बहुत ही अच्छे से सजा रखा है आपने इसको, बट क्योंकि इसका यूएक्स खराब है तो उसका कोई सेंस नहीं रहा उसका अच्छा दिखना, कि अगर वो मिड में होगा तो हमारा जो यूजर होगा, जो हमारे गेस्ट हैं, वो हमारे घर के अंदर से होते हुए बीच में एक कमरा बना हुआ है वहां बैठेंगे, तो जब वो अपने घर के अंदर से होते हुए जाएंगे तो घर तो उनको दिख गया खराब, कि घर तो बिखरा हुआ पड़ा है, फिर अंदर जाके आप भले ही ड्राइंग रूम में आपने कितना ही अच्छा सजा रखा हो, उनको आइडिया तो लग गया ना। फिर अगर आपका लास्ट में होता तो और भी बड़ी प्रॉब्लम, तो लास्ट में और मिड में तो हम रखेंगे ही नहीं, उसको कहाँ रखेंगे, हम फर्स्ट में रखेंगे। दिस इज नोन एज यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है कि ये जो चीज मैंने आपको प्रेजेंट करी है ना, यूआई को द आइसिंग ऑन द केक, आपने यूआई बहुत अच्छी बनाई है, और छोटा एग्जांपल से समझाता हूं मैं। जैसे कि आप एक फॉर्म फिल कर रहे हो साइन अप के अंदर, और उस फॉर्म में क्या होता है आपके पास में, आपको ईमेल भरना होता है ना, बहुत बहुत सारे फॉर्म में आपको ईमेल का ऑप्शन आएगा ही आएगा। तो जब आप ईमेल भर रहे होते हो, मतलब ईमेल को फिल कर रहे होते हो कॉलम को, तो वहां पे आप देखना जो आपका स्पेस होता है ना, उसके इधर लेफ्ट हैंड साइड में @ होता है और राइट हैंड साइड में .com अपने आप आ जाता है। अब वो अपने आप नहीं आता है, उसके लिए कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग मतलब एक चीज को अनेबल करना होता है, तब वो चीज आती है। अब वो एक छोटी सी चीज है जो यूएक्स को इंप्रूव कर रही है, क्योंकि जब मैं उस एज ए यूजर उस फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, तो आपको नहीं पता कि मुझे वो कितना हेल्प करेगा। मुझे मुझे भी पता है कि यार मुझे @ चाहिएगा, मुझे डॉट भी चाहिएगा, अब .in है .com है कुछ भी है, बट डॉट चाहिएगा और @ चाहिएगा ही चाहिएगा। जब भी हम कोई ईमेल लिख रहे हैं, ईमेल क्लाइंट को अगर हम लगा रहे हैं, तो हमको ये दो चीजें तो देनी पड़ेगी। अब इसके केस में क्या होगा कि या तो मैं शिफ्ट में जाऊंगा, फिर @ दबाऊंगा, फिर मैं किस में जाऊंगा, वापस बैक आऊंगा, फिर मैं लिखूंगा जीमेल या जो भी मेरे को लिखना है, फिर वापस शिफ्ट में जाऊंगा, डॉट प्रेस करूंगा। इससे अच्छा उसने मुझे क्या किया, उसने मुझे कीबोर्ड में ही ऑप्शन दे दिया। अभी छोटी सी चीज है, लेकिन इसने यूएक्स को क्या कर दिया, आपकी यूएक्स को इंप्रूव कर दिया। दिस इज वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग, जो कि आपके यूआई के अंदर जो यूआई को और इंप्रूव करते हैं। यूआई तो दिखने में अच्छा है, लेकिन दिखने के साथ में यूजर के ओरिएंटेड भी होना चाहिए। यूजर को ये चीज यहाँ मिलनी चाहिए तो वो चीज वहां होनी चाहिए। अगर वो वहां चीज नहीं, उसके लिए उसको 2 स्टेप्स और फॉलो करने पड़ रहे हैं, तो ये उसका यूएक्स खराब कर रहा है, भले यूआई कितनी भी अच्छी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने घर बनाया, ठीक है, मैंने फर्स्ट फ्लोर दिया, सेकंड फ्लोर दिया, और आप समझना, ही बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, अगर ये आपने समझ लिया ना तो आपको यूएक्स का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने घर बनाया, उसमें 2 फ्लोर्स लिए, घर को मैंने बहुत ही अच्छे से A1 बनाया एकदम, मतलब आप कहोगे कि यार ऐसा घर सभी के पास में होना चाहिए। बट मैंने एक गलती क्या करी, उसमें गलती ये करी कि मैंने सेकंड फ्लोर पे जाने का रास्ता है ना बाहर से दिया, घर के बाहर से। अब मैं उस घर में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए ये जो यूएक्स है ना, ये बहुत खराब हो गया कि यार घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मुझे अगर फर्स्ट फ्लोर से, मतलब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो मैं जिस भी कपड़ों में हूँ, मैं अपने घर में कैसे भी रह सकता हूँ ना, तो मैं जैसे भी रह रहा हूँ, मेरे को बाहर आना पड़ेगा, और बाहर 10 लोग हो सकते हैं क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। तो वो जो सीढ़ियां हैं वो अंदर की तरफ होनी चाहिए थी, क्योंकि सीढ़ियां बाहर है, तो इस घर का यूएक्स बहुत खराब हो गया। यूआई भले ही A1 हो, अब उस घर में ना एक टाइम के बाद में ऐसा हो जाएगा कि मुझे नहीं रहना, या तो मैं उस सीढ़िया को बाहर से तोड़ूंगा, कंस्ट्रक्शन करा के अंदर की तरफ लाऊंगा, तब इसका यूएक्स प्रॉपर होगा। तो एज अ यूजर आपकी ऐप का यूआई तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन यूएक्स जो रोल प्ले करता है ना, वो एक लार्ज लेवल पे प्ले करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यूआई और यूएक्स बहुत, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ये, अगर ये आपका काम नहीं होता है, जब आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो यूआई डेवलप करके आपको एक यूआई यूएक्स डेवलपर होता है, आपने देखा होगा, ये भी जॉब होती है, यूआई यूएक्स डेवलपर। ये क्या करते हैं, ये एडोबी फोटोशॉप, सुना है आपने इसके बारे में, यूआई यूएक्स डेवलपर, एडोबी फोटोशॉप, देन होता है आपका एडोबी एक्सडी, देन होता है फिग्मा, भी बहुत डिमांड में चल रहा है फिग्मा और एक्सडी। इनके हेल्प से एक यूआई बनाते हैं, जिस यूआई को क्लाइंट फाइनलाइज करता है, फिर कंपनी आगे डेवलपर्स को देती है कि भाई अब तुमको ऐसी यूआई बनानी है। समझ रहे हो, मतलब यूआई पे आपको दिमाग नहीं लगाना होता है, अंटिल अनलेस आप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, अंटिल अनलेस आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप सारी चीजें खुद ही, मतलब आप खुद ही क्लाइंट हो गए ना यहाँ पे, और आपको वो चीज बनानी भी आती है, तो आप डेवलपर भी हो, तो आपको सारी चीजें सोच के बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट की बात करें, कंपनी की बात करें, डेवलपर की बात करें, तो एक प्रोसेस रहेगा। उस कंपनी के अंदर एक यूआई यूएक्स डेवलपमेंट की टीम होगी, जो वेबसाइट कैसी दिखेगी, एप्लीकेशन कैसी दिखेगी, उन सब की डिजाइनिंग करके आपको देगा। उस डिजाइनिंग के बेस पे आपको अपनी ऐप को बनाना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया।
अब ये सारा चीज हो गया, लॉजिक तो आपको बिल्ड करना होगा और डेटा भी आपको मैनेज करना होगा। लॉजिक मतलब क्या हुआ कि इवेंट के ऊपर, जैसे आपने यहाँ बटन लिया तो इस बटन के ऊपर क्या क्लिक होना चाहिए, यहाँ पे कैसा डेटा दिखना चाहिए, कौन सा डेटा यहाँ दिखेगा, कौन सा डेटा यहाँ नहीं दिखेगा, नेक्स्ट पेज पे दिखेगा। तो ये सारा लॉजिक के थ्रू हम डेटा को पॉपुलेट करेंगे कि डेटा के अंदर जो कंटेंट है उसके इवेंट्स पे कैसा काम होना चाहिए, कैसा एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, और कंटेंट कैसा दिखना चाहिए यूजर को। यूआई दिखेगा तो यूआई के थ्रू, लेकिन कंटेंट कौन सा दिखना चाहिए, कौन सा अगले पेज पे दिखना चाहिए, किस तरीके से उसको आप सेटअप करोगे, वो सारा आपका लॉजिक पार्ट में जाएगा। हालांकि कई लोग इसको कहते हैं कि ये यूएक्स के अंदर ही होता है, क्योंकि आप इसको मैनेज ही कर रहे हो ना एक तरह से, तो इसको आप कह सकते हो एक पार्ट होता है यूएक्स का, ठीक है। और जिस ऐप में आप डेटा को ऑनलाइन मैनेज नहीं कर रहे हो, तो ये सारा आपके एक ऐप के अंदर ही होता है। लेकिन जिसमें आप डेटा ऑनलाइन मैनेज कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, जहां ऑनलाइन मैनेज होगा, ऑनलाइन में आप क्या कर सकते हो, एपीआई के थ्रू सर्वर के ऊपर डेटा को मैनेज कर सकते हो, या आप कोई ऐसे बैकएंड सर्विस को यूज कर सकते हो, जैसे कि फायरबेस है, सुपरबेस है। तो उनको अगर आप यूज कर रहे हो तो आपका डेटा कहीं और मैनेज हो रहा है, तो यहाँ पे आपका जो बैकएंड है वो ये बन जाता है, इसको कहते हैं बैकएंड। बैकएंड वो होता है जहाँ पे आपका डेटा एक्चुअल में मैनेज हो रहा होता है, डेटा पे जो लॉजिक लग रहा है, डेटा कौन सा डेटा दिखेगा, कैसा दिखेगा, तो जो लॉजिक लग रहा है ना वो सारा आपका इस डेटाबेस में लगेगा, तो वो आपका बैकएंड बन जाता है। और ये वाला जो पार्ट है जिससे यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, वो आपका फ्रंट एंड बन जाता है। और अगर आप डेटा ऑफलाइन मैनेज कर रहे हो, ऑनलाइन नहीं कर रहे हो, तो डेटा को भी आप ही मैनेज कर रहे हो यूजिंग एसक्यूएलाइट या नो एसक्यूएल, तो आप ही इस ऐप के लिए फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो, क्योंकि आप इसका बैकएंड भी मैनेज कर रहे हो और आप इसका फ्रंट एंड भी मैनेज कर रहे हो। लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एप्लीकेशंस होती है वो आपकी कहाँ मैनेज हो रही होती है, ऑनलाइन हो रही होती है, क्योंकि 70 to 80% मार्केट रेशियो में पाया गया है कि जितनी भी एप्स बनती है उसमें 70 to 80% डायनामिक ऐप होती है। विदाउट इंटरनेट वो चलती नहीं है, इंटरनेट की हेल्प से ही चलती है। तो वो एप्लीकेशंस ऑब्वियसली आपकी डेटा का मैनेज हो रहा होगा, ऑनलाइन मैनेज हो रहा होगा, तो उसमें जो बैकएंड को मैनेज कर रहा होगा सर्वर एंड के ऊपर, वो आपका बैकएंड बन जाएगा। यानी कि अगर आप फायरबेस कर रहे हो तो फायरबेस बैकएंड हो गया, अगर आप पीएचपी की एपीआई को यूज कर रहे हो तो पीएचपी बैकएंड हो गया, आप जिस भी जैसे नोड जेएस है या रूबी को यूज कर रहे हो तो वो बैकएंड हो गया, और फ्रंट एंड हो गया जिसमें आप ऐप बना रहे हो, जैसे आप फ्लटर में बना रहे हो तो फ्लटर हो गया, आप अगर उसको एंड्रॉइड में बना रहे हो तो एंड्रॉइड हो गया, आप अगर उसको आईओएस में बना रहे हो तो आईओएस हो गया, ठीक है। तो ये आपका रोल होता है। अब आ जाते हैं हम हमारे, मतलब मैं आपको बहुत ही डिटेल करता हुआ अंदर की तरफ ले जा रहा हूँ कि एक्चुअल में अब हमको जरूरत कहाँ पड़ रही है। तो हमारे पास में यूआई है, अब यूआई के बेसिस पे हमको क्या करना होगा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोड करने पड़ेंगे। मतलब सेट ऑफ, एक्चुअल में कोड और कुछ नहीं है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो रन टाइम में एक इवेंट के ऊपर, जिसको कौन क्रिएट करेगा, यूजर क्रिएट करेगा, उस इवेंट के ऊपर हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। और एग्जीक्यूट कराने का मतलब क्या, हमको आउटपुट जनरेट करवाना है। अब ये चीज डायरेक्टली तो नहीं हो सकती, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, भाई इवेंट को अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मशीन 1010 फॉर्मेट में डेटा को देना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं बाइट कोड। इस बाइट कोड में लाना पड़ेगा ताकि आप मशीन की लैंग्वेज में आ गए, मशीन उसको क्या कर सकती है, उस इंस्ट्रक्शन को समझ के एग्जीक्यूट करेगी और आउटपुट जनरेट कर देगी विद द हेल्प ऑफ कर्नल एंड ड्राइवर्स, ठीक है। तो अब जो हमारा रोल होगा ना वो यही होगा कि इवेंट्स से लेके इस एग्जीक्यूशन तक जाने का प्रोसेस जो है वो हमारा इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसे होगा कि हम हमारी यूआई ली अपन ने, तो यहाँ एक बटन बनाया लॉगिन। अब हमको क्या करना है, जब यूजर्स लॉगिन बटन पे टैप करेगा तो एक्चुअल में क्या होना चाहिए, आउटपुट में क्या दिखना चाहिए, इसके लिए आपको कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, उस लैंग्वेज में लिखने पड़ेंगे जिस फ्रेमवर्क को आप यूज कर रहे हो, जिसके लिए वो बनी है। जैसे मैं फ्रेमवर्क यूज कर रहा हूँ या टूल किट यूज कर रहा हूँ या एसडीके यूज कर रहा हूँ, तो उसमें एक लैंग्वेज होती है जो प्रीफर्ड रहती है। जैसे अगर आप एंड्रॉइड की बात करो तो वहां पे प्रीफर्ड है कॉटलिन या जावा, आईओएस की हम बात करें तो वहां पे प्रीफर्ड है स्विफ्ट या ऑब्जेक्टिव सी, वेब की बात करो तो वहां पे आपका HTML CSS एंड PHP। और अगर फ्लटर की बात करें तो हम जो फ्लटर फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क ऐसा फ्रेमवर्क है जो क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रोडक्ट क्रिएट करता है, तो उसमें जो लैंग्वेज प्रीफर्ड है वो है डार्ट। तो उस डार्ट लैंग्वेज में हम उनको क्या करना पड़ेगा, हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। अब उस लैंग्वेज में, और ये जो लैंग्वेज होती है इसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ भाषा, वे ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल। इसको इस तरीके से समझोगे ना तो आप कभी इस चीज को अलग नहीं समझोगे। आप समझो कि आप जर्मनी में आ गए हो, अब जर्मनी में अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है कि भाई साहब मुझे यहाँ घर चाहिए, तो आप हिंदी में नहीं बोल सकते, दिखती बात है।
अब आप कहोगे वहां पे किसी इंडियन को ढूंढूंगा मैं, वो एक अलग बात है कि वहां आप किसी इंडियन को ढूंढते हो, तो वो एक नेक्स्ट टू बात है। बट आप समझो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे कोई इंडियन नहीं मिलने वाला है आपको, और आपको 101% जर्मन से ही कम्युनिकेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जर्मनी में कैसे पूछते हैं कि घर कहाँ मिलेगा रेंट के लिए, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। ये समझने के बाद आप उनको बोलोगे। अब मैंने ये चीज करी, मैंने नेट पे देखा और मैंने उससे पूछ लिया, जैसे कि नॉर्मल डेवलपर भी करते हैं कि फ्लटर में कोड कैसे करते हैं, भाई फ्लटर में कोड करना है, इसके टैब पे ये लॉजिक लगाना है, तो नेट पे देखा, कोड उठाया, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। ये मैंने भी किया, मैंने जर्मनी का कोड देखा कि जर्मनी में ये चीज कैसे पूछते हैं, और उन भाई साहब को पूछ दिया। उन भाई साहब को समझ में भी आ गया और उन्होंने रिएक्शन भी दे दिया। अब जो रिएक्शन दिया वो तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो तो किस में मिला, जर्मनी में मिला। समझ पा रहे हो? अब मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछना है, क्या जो आप बता रहे हो वो कहाँ मिलेगा, उसके लिए कौन सी बस है, कौन सा ट्रांसपोर्ट है जो मुझे फॉलो करना चाहिए। तो इससे मुझे पता चला कि यार मैं नेट पे पढ़ पढ़ के तो ना क्वेश्चन नहीं पूछ पाऊंगा, और पूछ भी पाऊंगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। इसके लिए मुझे पहले जर्मनी को अच्छे से समझना पड़ेगा कि जर्मनी का सिंटेक्स क्या है। जर्मनी में कोई अलग बात नहीं है, जैसे हमारी हिंदी इंग्लिश होगी वैसे ही जर्मनी होगी, बस अलग अलग तरीका है। यहाँ पे हाई ऐसे बुलाया जाता है, जैसे इंग्लिश में हाई बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में हाय हेलो को क्या बोलते हैं अपन, किसी को आइडिया है? प्रणाम। नमस्ते। 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 वेरी गुड, नमस्ते। ठीक है, तो ऐसे ही ना जर्मनी में भी ऐसा कुछ होगा। वैसे ही वॉट को, क्या को हम वॉट बोलते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पे क्या को कैसे बोलेंगे जर्मनी में, तो उसका भी कुछ होगा। तो एक पैटर्न है जो थ्रू आउट सेम रहेगा। अगर आपको वो चीज आती है तो आप जर्मनी को भी आसानी से समझ लोगे। तो वैसा ही सेम चीज यहाँ पे भी है। तो वहां पे हर लैंग्वेज में क्या होता है, उनका ग्रामर होता है। जैसे इंग्लिश में आप देखोगे तो इंग्लिश में ग्रामर होगा, हिंदी में आप देखोगे तो वहां पे उसका व्याकरण होगा, पता है ना। और हर लैंग्वेज में ये दिखता है। और अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसका खुद का क्या होता है, सिंटेक्स होता है। जैसे कि एक इज या द ऊपर नीचे होने से, आगे पीछे होने से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है। व्याकरण में हिंदी में अगर एक खड़ी पाई या एक मात्रा को अगर ऊपर नीचे कर दे तो उससे पूरा जो हमारा शब्द व्याख्या है वो चेंज हो जाती है। वैसे ही हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी अगर हम प्रॉपर सिंटेक्स नहीं लगाते हैं तो हमारे लिखने का मतलब चेंज हो सकता है, हमारे लिखने का कोई मतलब नहीं रह सकता है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हमको एक सिंटेक्स को फॉलो करना चाहिए। ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमको पता रहने चाहिए, और वो रूल से हम यूज टू कब होंगे, जब हम उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। समझ पा रहे हो? तो जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक इवेंट के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं कि रन टाइम में यूजर जब टैप करे तो ये क्या होगा, एक क्लिक इवेंट होगा। इस क्लिक इवेंट पे इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो क्या एग्जीक्यूट करवाना है, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम किस में लिखेंगे, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे। ये जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, वो डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेमवर्क पे या एसडीके पे या टूल किट पे काम कर रहे हैं। हम अभी फ्रेमवर्क कर रहे हैं, फ्लटर फ्रेमवर्क। तो इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आती है वो है डार्ट, तो हमको डार्ट में ये लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, हर लैंग्वेज का ना खुद का एक कंपाइलर होता है, जो उसका काम होता है, जो आप कोड लिखोगे ना उसको कंपाइल करके बाइट कोड में जनरेट करे, ताकि ये बाइट कोड और कुछ नहीं, 1010 के फॉर्मेट में, इसको डेक्स फाइल भी कहते हैं अपन, डेक्स या क्लास फाइल। जावा के अंदर अगर देखें ना तो वहां पे एक डॉट क्लास फाइल बनती है, डेक्स फाइल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये फाइल आपके आफ्टर ऑल मशीन के पास में जाती है, और उसको अब आपका कहा हुआ समझ में आ गया कि भाई ये क्या चाहता है, भाई ये चाहता है ये हो, तो वो मशीन एग्जीक्यूट करेगी। और उसमें कुछ हार्डवेयर की जरूरत है तो उस हार्डवेयर का रोल होगा, और उसके थ्रू अपन उसको आउटपुट जनरेट हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये चीज क्लियर है? तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो आप ये देख रहे हो ना, जो भी आप लिखते हो कि भाई यार ये कोडिंग करनी पड़ती है, तो और कुछ नहीं है कोडिंग, और कुछ नहीं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो उस रन टाइम पे हमको उस इवेंट पे एग्जीक्यूट करवाना है वाया यूजर। और उसी उसी के लिए तो हमने एप्लीकेशन बनाई है, एक इंटरफेस क्रिएट किया है। जैसे आप समझो कि आप एक रिमोट बना रहे हो किसी मशीन का, तो रिमोट में आप क्या करोगे, बटन्स बनाओगे ना कि इस बटन का क्या रोल है। तो उस चिप के ऊपर आप क्या काम करोगे, जब इस बटन पे टैप हो तो ये लिंकिंग होनी चाहिए। तो वही सेम काम जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन में भी हम सर्टेन ऐसे इवेंट्स क्रिएट होंगे रन टाइम में, जो यूजर के थ्रू क्रिएट होंगे। और हमें पता है कि ये इवेंट्स क्रिएट होंगे, और इस इवेंट पे अगर वो आया है तो उसको क्या चाहिए। तो वो चीज जानने के लिए, वो चीज लाने के लिए हमको वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, ताकि इसके टैब के इस इवेंट के ऊपर वो एग्जीक्यूशन में आए, और एग्जीक्यूट होने पे उसको आउटपुट जनरेटेड मिल जाए।
समझ में आया? तो ये जो प्रोग्रामिंग कोड है, ये जो कोड है, ये और कुछ नहीं है, ये एक आसान भाषा में अपन क्या कर रहे हैं, उसी भाषा में हम अपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। अब आ जाते हैं, मतलब आज वाली क्लास में ना हम सारे फंडामेंटल्स देख रहे हैं। तो अब ये कोड कहाँ लिखेंगे? तो जैसे हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, तो इसकी फाइल का नाम भी क्या होगा? डॉट डार्ट। अगर हमारी जावा होती तो डॉट जावा, अगर हमारी कॉटलिन फाइल होती तो डॉट केटी, अगर हमारी पाइथन फाइल होती तो डॉट पी वाई। तो हर एक की ना अलग अलग होती है। हम जिसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हमको वैसी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हम जैसे डार्ट प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमको डार्ट फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, डॉट डार्ट उसका एक्सटेंशन होगा, तो इससे पता चलेगा कि डार्ट फाइल है। ठीक है। और इसमें दो तरह के कंपाइलर्स मिलते हैं। कौन बताएगा मुझे? ये मैंने स्टार्टिंग वाली क्लास में बताया था, अगर आप बाद में ज्वाइन हो तो भी आपने रिकॉर्डिंग देखी होनी चाहिए। दो तरह के कंपाइलर्स यूज करता है डार्ट। कौन कौन से? और ये उसका बेनिफिट भी है, जो आपका हॉट रीस्टार्ट हॉट रीलोड फीचर मिलता है वो इसी से मिलता है। वेरी गुड। जेआईटी, और दूसरा कौन सा है? वेरी गुड, एओटी। परफेक्ट। एओटी एंड जेआईटी, इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम आगे डार्ट का फंक्शनिंग देखेंगे, भाई डार्ट कैसे प्रोसेस करता है। ठीक है। अभी मैं आपको एक ब्रीफ बताता हूँ। एओटी स्टैंड्स फॉर अहेड ऑफ टाइम, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, टाइम से पहले। मतलब जब ये एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ये एग्जीक्यूशन टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम से पहले ही पूरा का पूरा जो कोड आपने लिखा है, सोर्स कोड लिखा है, उसको कंपाइल करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ एग्जीक्यूट करेगा, एक साथ कंपाइल करेगा। मतलब अगर आपने 10 लाइन का कोड लिख रखा है यहाँ पे, एंड अगर आपके इस लाइन में एरर है तो इन लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा वो। अगर इसमें भी एरर है तो पहले वो बोलेगा कि इसको आप पहले रिजॉल्व करो, ये सिंटेक्स एरर है, इसको रिजॉल्व करो। ये हो जाने के बाद में अगर ये सब सही रहा तो फिर ये एक साथ क्या होंगे? एग्जीक्यूशन में आएंगे। उसी के साथ में होता है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम क्या करता है? जस्ट इन टाइम एग्जीक्यूशन, उसी टाइम एग्जीक्यूट कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन टाइम है। और जस्ट इन मतलब उसी समय, मैंने कुछ चेंजेस किए, मैंने अपने फाइल में कुछ चेंजेस किए, मुझे वो चेंजेस के बेसिस पे ऑटोमेटिक जो चेंजेस होने चाहिए यूआई के अंदर वो दिख जाए, तो अहेड ऑफ टाइम तो क्या करेगा? पूरा कोड वापस से कंपाइल करेगा, तो पूरी ऐप वापस से स्टार्ट होगी। जस्ट इन टाइम क्या करेगा? उसी जगह पे उस चेंजेस को अप्लाई करेगा और आपको वो पेज को रीलोड करके दिखा देगा। तो ये आपका डेवलपमेंट में बहुत काम करता है। ये डेवलपमेंट डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये आपके रिलीज के लिए, जो ऐप रिलीज होती है उसके लिए आपका एओटी काम में आता है। समझ पा रहे हो? कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हम डार्ट में प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, डार्ट में क्या करने वाले हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं। और जब हम डार्ट में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखने वाले हैं तो हमको पहले डार्ट का आइडिया होना चाहिए, और डार्ट से भी पहले जो बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं उनका आइडिया होना चाहिए कि भैया क्लासेस क्या होती है। जैसे डार्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, तो क्लासेस ऑब्जेक्ट्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, तो इन चीज का फंक्शंस सारी चीजें हम समझेंगे। बट अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये रोल कि हम इधर क्यों आ रहे हैं। तो ये कोई हवा नहीं है, मतलब इसको ये मत मानना। कई लोगों के दिमाग में होता है कि यार हमने तो कभी प्रोग्रामिंग की नहीं, और आप डरते आए हो अभी तक लाइफ में। तो आई होप कि मेरी इस सेशन से आपको ये क्लियरेंस मिले और आपके लिए ना ये चीज ईजी हो जाए। और देखो, इजी समझना जरूर हो जाएगा, लेकिन इसको इजी को मेंटेन रखना है ना, तो मेंटेन एक तरीके से रख सकते हो, वो है कांस्टेंट डेवलपमेंट, कांस्टेंट प्रैक्टिसिंग, कांस्टेंट एग्जीक्यूशन। वो अगर उसको आप कांस्टेंट रखोगे ना, तो एक टाइम के बाद में आपको कोई चीज प्रॉब्लमेटिक लगेगी नहीं, आपको चैलेंजिंग लगेगी और आपको मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। ऐसा ही मैथ्स में भी होता है। मैथ्स में जब आपको थ्योरम समझ में नहीं आती ना, तो आप कोई भी चीज को कोई भी एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आपको थ्योरम समझ में आए, आपको फॉर्मूला समझ में आया, वो पूरी एक्सरसाइज उसके ऊपर ही होती है। आप उसको एग्जीक्यूट करते रहोगे, आपको मजा आने लग जाएगा कि अब ऐसे करना है। अब इसमें थोड़ा सा अलग घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे। तो आप उसको ट्राई करते हो और करते रहते हो, और जैसे ही आपको थ्योरम नहीं समझ में आती है, कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है, तो आप उसको वहीं पे लेफ्ट ओवर कर देते हो। थैंक यू आकाश। इसमें क्या है ना, एनोटेशन कर सकते हो आप, मेरे को इसको ऑफ करना होता है। एक सेकंड। ठीक है, समझ में आया? अब जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, वो हमको पता लग गया कि भाई हमको जो कोड लिखना होता है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके लिखना होता है, विच इज हमारे केस में डार्ट होगी। तो हम लिखेंगे क्या? देखो, आप लिखने को कहीं पे भी लिख सकते हो, और एग्जीक्यूट भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से करवा सकते हो। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपको एक एक बेनिफिट चाहिए कि यार मेरे पास में अगर ये चीज हो, मतलब एक ही जगह पे सारे जो डेवलपमेंट के रिगार्डिंग टूल्स है वो एक ही जगह पे मिल जाए, जिससे कि आपका डेवलपमेंट टाइम कम हो जाए।
तो वो बेटर तरीका है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, हर एक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिस पे आईडीज होती है, पता है आपको। जैसे अगर आप जावा की बात करोगे तो जावा में यूज में आता है एक्लिप्स। एक्लिप्स के बारे में सुना है आपने, एक्लिप्स जूनो। अब तो हालांकि इंटेलिजेंट आइडिया यूज में आता है। अगर आप वेब की बात करेंगे तो वहां पे होगा सबलाइन। हर एक का अलग अलग आईडी है। आईडी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इससे कुछ बेनिफिट्स हैं, मैं आपको एक पीपीटी के थ्रू बताता हूँ। आईडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टाइम कंज्यूमिंग में। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां डेवलपमेंट के लिए सारी चीजें इंटीग्रेटेड हो। आईसी में आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। हाँ, डार्ट पैड यूज कर सकते हो आप, डार्ट डार्ट के लिए। वो ऑनलाइन टूल है आपका। वो ऑनलाइन वहां पे एक डार्ट कंपाइलर लगाया हुआ है। जो भी आप डार्ट में कोड लिखते हो उसको कंपाइल करता है ऑनलाइन, और आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो आपको विजिबल है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका रोल क्या होता है, अनेबल्स प्रोग्रामर टू कंसोलिडेट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इंक्रीज एफिशिएंसी, फास्टर कोडिंग विद लेस एफर्ट। और आपका डेवलपमेंट टाइम काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसमें सारे टूल्स आपके जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ मिलते हैं। और उसके ज्यादा मेन फीचर्स ऑफ आईडी क्या होता है, एडिटिंग सोर्स कोड। आप सोर्स कोड को आसानी से एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंजेस लाना है चेंजेस ला सकते हो। सिंटेक्स हाईलाइटिंग। अब इसमें एक एक आगे चीज आएगी जिसको हम कहते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। पता है आपको, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं तो उनके कुछ नाम उन्होंने दिए होंगे। जैसे क्लास है तो क्लास का नाम दिया उसने क्लास। एक्चुअल में जब आप कोड लिखोगे तो आपको पहले क्लास लिखना पड़ेगा, कीवर्ड। उसके बाद आपको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा, जिससे कि जब वो कंपाइल हो तो उसको पता चले कि ये क्लास बनाई है इसने, और क्लास का नाम ये लेके बनाई है। तो जो क्लास नेम है और क्लास है वो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो जो क्लास है वो आपका क्या बन जाता है, कीवर्ड बन जाता है। और जो आइडेंटिफायर है वो जो आप लिखते हो, जैसे कि आप कोई वेरिएबल लोगे, क्लास का नाम लोगे, या कोई भी ऐसी चीज जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो आपका क्या बन जाता है, जो आप खुद बना रहे हो आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो दीज आर नोन एज आइडेंटिफायर्स। तो ये सिंटेक्स हाइलाइटिंग क्या करता है कि जब आप सिंटेक्स लिखते हो ना, तो वो कीवर्ड को अलग से कलर में दिखाएगा, आइडेंटिफायर को अलग कलर में दिखाएगा। तो आपके लिए कोड को रीड करना भी बहुत आसान हो जाएगा। आप सपोज दैट आपने कोड लिखा है और आप उसको 2 महीने बाद देख रहे हो, तो आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लॉजिक लगाया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंटेक्स हाइलाइटिंग। देन ऑटो कंप्लीट, जिसको हम कहते हैं सजेशन। तो जैसे आप जिस भी लाइब्रेरी या पैकेज टूल को यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग जो भी आप कोड लिख रहे हो, तो उसके हिसाब से अगर आपको वो पूरा याद नहीं है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, कंटेनर है। आगे हम फ्लटर के अंदर कंटेनर एक बहुत बड़ा विजिट है जो डेकोरेशन के लिए काम में आता है बैकग्राउंड के अंदर। तो अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या क्या, मैं ये सारे तो याद नहीं रख सकता। तो वहां पे ना जैसे जैसे मैं लिखूंगा ना, तो कंट्रोल स्पेस करने पे, बिल्कुल कंट्रोल स्पेस करते हो ना आप, तो आपको सजेशंस मिलते हैं। तो सजेशन में क्या क्या देगा वो, कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, वो ऑप्शंस वो आपको दिखा देगा। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनिशियली याद करना भी नहीं होता है, मगअप नहीं करना होता है। मगअप करने की रिक्वायरमेंट कभी नहीं रहेगी आपको। ठीक है, आपको चीजों को समझना है, और आप जितनी प्रैक्टिस करते हो ना उसके हिसाब से वो आप उन चीजों को याद अपने आप ही आपके सिस्टमैटिक में हो जाता है। जैसे कि आप, लाइट चली जाती है और आपको खाना खाना है, तो ऑटोमेटिकली आप आंखें बंद करके करोगे तो आपका हाथ कहाँ जाएगा, मुंह के अंदर ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप बचपन से ये काम कर रहे हो। तो इसको आपने मगअप नहीं किया है। तो इतनी प्रैक्टिस होगी ना, तो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो बहुत कॉमन यूज में आ रहे हैं, तो उनके लिए आपको सजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी एक टाइम के बाद में। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे होंगे कोड या ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो आपने बहुत कम यूज किए हैं और आज आपको जरूरत पड़ रही है, तो उनके लिए आपको सजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे आपको वो टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखोगे तब भी आपको पता लग जाएगा। देन बिल्डिंग एग्जीक्यूटेबल्स, कि भाई आपने बना तो लिया, सारा कोड कर लिया, अब आईडी के अंदर आपको रन करना, उनके एग्जीक्यूटेबल्स को बनाना, डिबगिंग करना। देखो नीचे ऑप्शन भी है डिबगिंग, मैनुअल टेस्टिंग करना। तो ये सारे फीचर्स भी कौन देता है हमको, आईडी देता है। तो इसीलिए भी हम आईडी को यूज करते हैं। समझ में आया? तो वापस आ जाते हैं अपन यहाँ पे। तो जो हम आईडी यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहे हैं और वीएस कोड को यूज कर रहे हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और इसके बारे में हम जान चुके हैं एक बार ब्रीफ। वीएस कोड, वीएस कोड में अभी अपन ने वो एक्सटेंशन, एक वीएस कोड की क्लास होगी मेरी, वो अपन जब डेवलपमेंट में जाएंगे ना, जब मैं आपको प्रोग्राम्स बनाने के लिए दूंगा, तब मैं वीएस कोड का एक सेशन रखूंगा जिसमें हम कैसे प्रोजेक्ट को रन करना है, कैसे क्रिएट करना है एमुलेटर को, वो आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे वहां पे। या वाईफाई डिबगिंग इसमें ऑप्शन है, तो वो
कौन सा वो एक्सटेंशन है जिसके थ्रू आप उसको अचीव कर सकते हो। बाकी एंड्रॉइड स्टूडियो हमने देख लिया है, वर्चुअल डिवाइस कैसे क्रिएट करना है वो हमने देख लिया है। तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि हम प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं, हम वो जो कोड लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूजर के लिए लिखना है कि यूजर ये रन टाइम में करेगा तो उसकी वैल्यू के बेसिस पे ये काम एग्जीक्यूट करवाना है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किस में लिखने होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हो, किस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल की बात कर रहे हो, कि उसके अंदर कौन सा लैंग्वेज यूज में आ रहा है, उसके बेसिस पे आप वो चीज लिखते हो। फिर उसका जो कंपाइलर होता है उसको कंपाइल करके रन टाइम में एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है जिसको वो रन टाइम में एग्जीक्यूट करवा सके मशीन के थ्रू और आउटपुट क्रिएट करवा सके। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीधा चलेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट्स को समझने कि ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऊप्स के अंदर हमको क्या क्या चीजें मिलती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्मा की, वो होती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। ये चीजें क्या होती है, क्यों हम क्लासेस के फॉर्मेट में बनाते हैं, और यहाँ पे भी ना रियल टाइम है, रन टाइम है, मतलब जिसने भी ये चीज करी है ना वो हमारी दुनिया को देख, मतलब दुनिया में एक बंदा है उसने तो बनाया ये प्रोग्रामिंग, किसी और ने नहीं बनाया, कि पहले से बना हुआ नहीं था नेचर की तरह, ये किसी एक मैन मेड स्ट्रक्चर है। तो उसने क्या एग्जांपल लिया होगा, उसने किस चीज को समझा होगा जिसके बेसिस पे उसने इतना जनरलाइज्ड वे बनाया है ताकि उसमें कोडिंग करके हम ये एग्जीक्यूट करवा सके। तो वो आपका कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्टेड होगा, और जब आप किसी चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लेते हो ना तो आप उसको एक उसको है ना फील कर पाते हो कि हाँ इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल से ही हम इस चीज को समझने वाले हैं कि क्यों हमको ऊप्स कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या करते हैं, एक प्रोग्रामिंग के अंदर ऊप्स कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, सी के बाद में क्या हुआ, सी लैंग्वेज में था, फिर सी प्लस प्लस में क्या हुआ, फिर जावा में क्या हुआ। इस तरीके से हम कल से हमारा ये प्रोग्रामिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको हम स्टार्ट करेंगे। फिर अपन आएंगे डेटा टाइप के ऊपर, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन हम जो फंक्शंस होते हैं उनको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से हम धीरे धीरे जाएंगे। फिर ये जो बेसिक क्लासेस होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप डार्ट के अंदर इनपुट ले सकते हो और कैसे आप आउटपुट जनरेट कर सकते हो। ये समझने के बाद में हम हमारा पहला प्रोग्राम क्रिएट करेंगे इन डार्ट, डार्ट लैंग्वेज को यूज करते हुए, और इनपुट लेंगे, आउटपुट पे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करवाएंगे और आउटपुट जनरेट करवाएंगे हमारे कंसोल के ऊपर। यहाँ कोई जीयूआई नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, तो हमको यहाँ पे कंसोल मिलता है, तो उस कंसोल पे हम इसको क्या करवाएंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके एवरीवन, समझ में आया आपको? सर रन विद डिबगिंग क्या होता है? रन विद डिबगिंग ये होता है कि जब आप रन कर रहे हो तो आप उसमें डिबगर अटैच कर सको। डिबगर का मतलब क्या होता है, जो आपने ब्रेक पॉइंट्स, आगे मैं आपको समझाऊंगा, आप कोड के ऊपर ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हो। ठीक है, उन ब्रेक पॉइंट से क्या कर सकते हो कि आप चेक कर सकते हो कि इन जैसे ही ब्रेक पॉइंट्स पे आएगा तो आपका ऐप स्टॉप हो जाएगा और आपके आईडी में बताएगा देखो यहाँ क्या क्या चीजें मिल रही है, मतलब डिटेल में आप देख पाओगे कि एक्चुअल में यहाँ क्या मिल रहा है, क्यों मेरा जब मैंने जो कोड लिखा है वैसा प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम डिबगिंग, रन विद डिबगिंग करते हैं। ठीक है, why flutter use only dart, they can make it in python, it's very much simple to understand and if they have done it in python it has many applications। बट देखो डार्ट को क्यों यूज करते हैं, डार्ट 2011 में उन्होंने गूगल ने बना दी थी लैंग्वेज। ये इट वाज लाइक एन कंपटीशन टू द, गूगल ने नहीं बनाई थी, जेट ब्रेन्स ने बनाई थी, मुझे कंप्लीटली आइडिया नहीं है, किसी ने बनाई थी, और वो किसके लिए बनाई थी, एज एन कंपटीशन फॉर जावा स्क्रिप्ट इन 2011। डार्ट बहुत पुरानी लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट के कंपटीशन में निकाली थी, यानी कि आप वेब प्लेटफॉर्म पे डार्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो, डार्ट डायरेक्टली आप डार्ट के कोड को जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल कर सकते हो। प्लस डार्ट इस तरीके से डिजाइन थी कि उसमें यूआई कंपोनेंट, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स यूआई बहुत अच्छे तरीके से आप डिजाइन कर सकते हो। और ये एक सिंगल कोड बेस है। सिंगल कोड बेस का मतलब क्या हुआ, आप सारा लॉजिक वगैरह और यूआई बेस सारा आप उसी में तैयार कर सकते हो। तो इसीलिए डार्ट बहुत ईजी है, डार्ट इज इजी देन पाइथन। ये देखो ये एक डिबेट है अलग लेवल की कि पाइथन इजी है डार्ट इजी है। देखो सारी लैंग्वेजेस इजी होती है अनटिल एंड अनलेस रिडंडेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मेरे को अगर कोई इजी की बात करूँ ना तो इजी तो हर कोई होती है, अगर आप किसी लैंग्वेज को समझ जाओ ना अच्छे से और आपने उसको बहुत डीप लेवल पे एग्जीक्यूट कर लिया होता है ना तो आपको पता लग जाता है, तो आपको कोई भी चीज हार्ड नहीं लगती है। बट जो रिडंडेंसी की बात आती है ना कि एक कोड को आप एक चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 4 लाइन का कोड लग रहा है एक जगह पे, और वही चीज अगर एक लाइन में हो रही है
तो वहां पे आपको लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और डार्ट ने वहां पे आपको बहुत ज्यादा डार्ट में वो ऑप्शंस मिलेंगे, क्योंकि मैं एक नेटिव ऐप बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट से आता हूँ, तो वहां मैंने जावा पे भी काम कर रखा है, वहां मैंने कॉटलिन पे भी काम कर रखा है और अभी भी कर रहा हूँ। और अब जब मैं डार्ट में प्रोग्रामिंग करता हूँ ना, तो मुझे लगता है रात दिन का फर्क है। जो चीज मैं एंड्रॉइड में आधे घंटे में बनाता हूँ, वो मैं शायद मात्र 5 मिनट में यहाँ पे डार्ट की हेल्प से बना सकता हूँ। तो इसलिए बहुत, और ऐसे आप किसी से कंपैरिजन करोगे तो आपको कोई कोई फीचर्स उसमें अच्छे मिलेंगे, कोई फीचर्स इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये लैंग्वेज के ऊपर डिबेट हम नहीं कर सकते कि कौन सा लैंग्वेज किसके लिए है। कुछ सुटेबल पॉइंट्स हैं लैंग्वेज के जो इसके लिए आपका एंड्रॉयड फ्लटर जो है डार्ट को यूज करता है। सर एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ड्रिफ्ट हो सकते हैं क्या, शिफ्ट हो सकते हैं क्या विदाउट डेटा लॉस? हो सकते हैं, अगर आपने उस डेटा को वहां अच्छे से मैनेज कर रखा है, और जो जिस सर्वर पे आप हो वहां पे एक्सपोर्ट का अगर आपको अच्छा सोर्स मिलता है कि जो डेटा वहां मैनेज हो रहा है उसको एज इट इज अगर आप एक्सपोर्ट करवा सको किसी फाइल के अंदर, और जिस फाइल में आप एक्सपोर्ट करवा पा रहे हो, जिस दूसरे सर्वर पे जा रहे हो वहां से आप इंपोर्ट करवा सकते हो क्या, तो आपका बिना डेटा लॉस के आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। ठीक है, एज इट क्लियर? क्लियर है तो थम्स अप कर दो। जो आज का सेशन हुआ वो आपको क्लियर हुआ? देखो, जो प्रोग्रामिंग फील्ड से थे उनको शायद एक अलग सिनेरियो दिखा होगा, और जो प्रोग्रामिंग फील्ड से नहीं है, नए हैं, तो उनको आज काफी चीजें ना रिलैक्सिंग लगी होगी कि कोई बड़ी चीज नहीं है प्रोग्रामिंग, हम अचीवेबल है और हर कोई अचीव कर सकता है। सबके सबके प्लस आने, थम्स अप आने चाहिए, नहीं तो आप हैंड रेज कर सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। There are 28 people connected. I want 28 thumbs up. Okay, good, good, good. Very good. Very good. Okay, okay. ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट सेशन में हम चलेंगे इनटू द ऊप्स कॉन्सेप्ट, कि भाई ऊप्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जेक्ट। पहला ही टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्यों बनता है, क्लास क्या होती है, इस चीज को हम समझेंगे, इस चीज का रिक्वायरमेंट समझेंगे, क्यों ऊप्स कॉन्सेप्ट। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देख लो, 10 आउट ऑफ 9 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इसीलिए मैं पहले ऊप्स कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, डार्ट में नहीं जा रहा हूँ अभी। ठीक है, ओके एवरीवन, ओके ओके, तो सेशन को एंड करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे, गुड बाय, सी यू, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।